वो जो दरवाजा कभी नहीं खुला। क्या आप कभी ऐसे घर में गए हैं जहां हर रात एक ही समय पर दरवाजा अपने आप हिलता है, लेकिन कोई अंदर से नहीं खोलता? क्या आपने कभी ऐसी आवाजें सुनी हैं जो आपके नाम से पुकारती हैं, लेकिन किसी इंसान की नहीं होती? और अगर आपसे कहा जाए कि उस दरवाजे के पीछे कोई जिंदा नहीं, सिर्फ इंतजार कर रहा है, तो क्या आप उस दरवाजे को खोलेंगे? ये कहानी है एक परिवार की जो शांति की तलाश में एक सस्ते पहाड़ी बंगले में रहने आया। लेकिन उस घर में एक कमरा ऐसा था जिसे मालिक ने साफ कहा था, उस दरवाजे को कभी मत खोलना। अब कहानी शुरू होती है और आप तैयार रहिए, क्योंकि ये सिर्फ डर की कहानी नहीं, ये आपके अपने डर को सामने लाने वाली कहानी है। सौरभ, उसकी पत्नी प्रिया और उनका 9 साल का बेटा आदित्य दिल्ली की तेज जिंदगी से थककर एक शांत छुट्टी की तलाश में थे। इंटरनेट पर उन्हें एक आकर्षक सस्ती पहाड़ी हवेली दिखी, कसौली के पास घने जंगलों के बीच। हवेली बड़ी थी, लकड़ी की बनी हुई और झील के पास थी। मालिक ने बताया था कि जगह कुछ अलहदा है, लेकिन शांत और सुरक्षित। बस एक बात याद रखिए, मालिक ने फोन पर कहा, ऊपर वाली मंजिल पर जो कमरा है उसका दरवाजा कभी मत खोलिए। सौरभ हंसा, अरे क्या भूत है वहां? मालिक ने कहा, मजाक मत कीजिए। उस दरवाजे ने एक परिवार को निगल लिया था। वे कभी नहीं मिले। बात अजीब लगी, लेकिन सौरभ ने उसे पुरानी लोक कथा समझकर टाल दिया। जैसे ही वे हवेली पहुंचे, हल्की धुंध में डूबी एक शांत पर डरावनी आभा लिए खड़ी थी। प्रिया को लगा जैसे हवेली उन्हें देख रही हो। अंदर का फर्नीचर पुराना लेकिन शानदार था। दीवारों पर अजीब पेंटिंग्स थीं। ऊपर जाने वाली सीढ़ियां लकड़ी की थीं, जिनके अंत में एक बंद दरवाजा दिख रहा था, काला, भारी और लोहे की जंजीरों से बंधा। दरवाजे पर खून जैसी सूखी लकीरें थीं। सौरभ ने बच्चों जैसी उत्सुकता से कहा, देखना, एक दिन खोल ही लेंगे इसे। शेष, लेकिन उस वक्त हवेली की दीवारें जैसे कुछ फुसफुसाईं, वो जो खोलेगा वो रहेगा नहीं। पहली रात शांति से बीती। सौरभ ने झील किनारे बैठकर चाय पी, प्रिया ने बगिया में टहलते हुए फूलों की तस्वीरें लीं और आदित्य ने घर के अंदर भागते हुए अपनी नई टॉर्च से खेलने का मन बनाया। लेकिन जैसे ही रात के 2 बजे घड़ी ने टनटनाया, आदित्य की टॉर्च अपने आप ऑन हो गई। वो डर कर उठा और कमरे में देखा, कोई नहीं था, पर बाहर के बरामदे में किसी के चलने की आहट थी। हल्की लकड़ी की चरमराहट के साथ एक साया उसकी खिड़की से गुजरा। उसने धीमे से मम्मी पापा को जगाया, कोई बाहर है? सौरभ ने ध्यान नहीं दिया, शायद कोई जानवर होगा बेटा, सो जाओ। लेकिन आदित्य की नजर ऊपर वाले दरवाजे पर गई। वो अब भी बंद था, लेकिन लोहे की जंजीर अब झूल रही थी, जैसे किसी ने उसे छेड़ा हो। अगले दिन उन्होंने नौकरानी से पूछा, ये हवेली पहले किसकी थी? औरत ने डरते हुए कहा, मालिक के भाई का परिवार यहाँ रहता था 20 साल पहले। एक दिन पूरा परिवार गायब हो गया, सिर्फ उनका कुत्ता घर के बाहर भौंकता मिला, खून से सना हुआ। तब से ऊपर का कमरा बंद है। प्रिया की रूह कांप उठी, लेकिन सौरभ फिर भी हंसा। किस्से कहानियां हैं ये सब। और हवेली की दीवारें फिर धीमे से बोली, हर कहानी में एक सच्चाई होती है। तीसरी रात हवेली का माहौल अचानक भारी लगने लगा। बिजली बार बार झपकने लगी, जैसे कोई उसे छेड़ रहा हो। आदित्य अपने कमरे से चीख कर बाहर आया, मम्मी, दीवार में से कोई हाथ निकल रहा था। प्रिया ने दौड़कर उसे पकड़ा। सपना होगा बेटा, लेकिन उसके हाथ की कंपकंपी कुछ और कह रही थी। तभी बरामदे से तेज आवाज आई, जैसे कोई दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ हो। सौरभ ने टॉर्च ली और ऊपर गया। वो दरवाजा अब भी बंद था, लेकिन उसकी लकड़ी पर नई खरोंचें थीं, ताजी और गहरी, जैसे किसी नुकीली चीज से खींची गई हों। सौरभ ने जंजीर को छुआ। वो तप रही थी, जैसे किसी आग में डूबी हो। प्रिया ने दूर से कहा, नीचे आओ सौरभ, ये जगह ठीक नहीं लग रही। लेकिन सौरभ ने जवाब दिया, कुछ नहीं है यहाँ, बस पुराना घर है। उसी रात प्रिया ने सपना देखा। वो खुद को उसी कमरे के अंदर देख रही थी। कमरे में अंधेरा था, लेकिन दरवाजे के पीछे से किसी औरत की बुदवाहट आ रही थी, मुझे बाहर निकालो प्लीज। और तभी दरवाजा अपने आप खुला और उस तरफ से 2 लाल आंखें उसे घूरने लगी। प्रिया चीख कर उठी, पसीने से तर, लेकिन दरवाजा बंद था। क्या ये महज एक सपना था या किसी ने उसे पुकारा था? सुबह होते ही प्रिया ने जिद की, हमें ये जगह छोड़नी चाहिए। सौरभ चिढ़ गया, अब छुट्टी बीच में कैसे तोड़े? लेकिन तभी नीचे के लॉन में आदित्य ने एक पुराना फोटो एल्बम खोज निकाला, धूल में सना बगीचे के कोने में दफन। उसमें तस्वीरें थीं, एक हंसता हुआ परिवार, 2 बच्चे, एक कुत्ता और ठीक उसी दरवाजे के सामने खड़े। लेकिन आखिरी पन्ने में एक तस्वीर थी,
धुंधली काली सफेद, जिसमें वही कमरा खुला था और अंदर सिर्फ एक परछाई दिख रही थी, बिना चेहरा बिना शरीर, सिर्फ अंधेरा। उस तस्वीर के नीचे लिखा था, जब खुलता है कोई बंद नहीं कर सकता। आदित्य ने डरकर किताब फेंक दी और तभी हवेली की घंटी बजी। कोई दरवाजे पर नहीं था, लेकिन जमीन पर एक पर्ची रखी थी। उस पर सिर्फ लिखा था, अब वक्त हो गया है। प्रिया ने वो पर्ची उठाई, लेकिन उस पर की स्याही उसकी उंगलियों पर चिपकने लगी और जलन होने लगी। उसने जल्दी से हाथ धोया, पर दर्पण में देखा उसके पीछे कोई खड़ा था, सिर झुकाए छाया सी आकृति। लेकिन पलटते ही कुछ नहीं। अब हवेली जिंदा लगने लगी थी और ऊपर का दरवाजा, वो सांस ले रहा था। अब हर दिन कुछ न कुछ अजीब होने लगा था। हवेली की छत पर हर रात किसी के दौड़ने की आवाज आती, लेकिन जब सौरभ ऊपर जाता वहां कोई नहीं होता। उस रात प्रिया के फोन में एक नई रिकॉर्डिंग चालू हो गई, बिना उसके छुए। रिकॉर्डिंग में बस एक ही चीज थी, किसी महिला की खरखराती आवाज, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। वो कांप गई। उसने रिकॉर्डिंग सौरभ को सुनाई, लेकिन जैसे ही उसने फोन खोला वो फाइल अपने आप डिलीट हो चुकी थी। प्रिया ने कहा, यह सब संयोग नहीं हो सकता, लेकिन सौरभ अब भी इसे तर्क से समझाने की कोशिश करता रहा। उसी रात आदित्य बिस्तर में लेटा था और खिड़की से बाहर देख रहा था। झील की तरफ से एक औरत की परछाई आती दिखाई दी। सफेद साड़ी, खुले बाल, लेकिन चेहरा नहीं दिखा। वो सीधे हवेली की ओर बढ़ रही थी। आदित्य चीख पड़ा, वो आ रही है। प्रिया दौड़ी, लेकिन बाहर कुछ नहीं मिला। अगले दिन बगीचे में उसी जगह एक औरत के पांवों के निशान मिले, गीली मिट्टी में गहरे धसे हुए। निशान सिर्फ आते थे, लौटते नहीं थे। अब सवाल ये नहीं था कि कुछ है या नहीं, सवाल ये था, वो दरवाजे के बाहर हैं या हम दरवाजे के अंदर हैं। सौरभ ने आखिरकार खुद ही उस दरवाजे को गौर से देखना शुरू किया। उसने हाथ लगाया तो दरवाजा सर्द था, बिल्कुल बर्फ जैसा, लेकिन उसके कानों में किसी की धीमी धीमी सांसें सुनाई दी। वो झटका खा गया। अगले दिन उसने पुरानी किताबें और कागजात खंगालने शुरू किए जो हवेली के तहखाने में पड़े थे। वहीं उसे एक पुराना वसीयतनामा मिला, जिसमें हवेली का मूल मालिक लिखा था, राजन मल्होत्रा, और नीचे छोटे अक्षरों में दर्ज था, ऊपर के कमरे में जो बंद किया गया है उसे खुलने मत देना। वो आत्मा अब इंसान नहीं रही, वो भूख बन चुकी है। ये पढ़कर सौरभ का माथा ठनका, लेकिन उसने बात को हल्के में लिया। उसी रात सौरभ के हाथ पर 3 लाल निशान उभर आए, जैसे किसी जानवर ने पंजे मारे हों। लेकिन जब वो डॉक्टर के पास गया, उसने कहा, ये निशान बाहर के नहीं, जैसे अंदर से निकले हों। अब चीजें हाथ से निकलती जा रही थीं। प्रिया की नींद में बातें करने की आदत लग गई थी। हर रात वो कहती, मैं खोलूंगी, मुझे जाना है। और आदित्य ने एक रात उसे चलते देखा, नींद में, सीढ़ियों की ओर। वो सीधा उस दरवाजे की ओर जा रही थी। आदित्य ने उसे रोका, लेकिन प्रिया की आंखें बंद थीं और होठों पर बस एक ही बात थी, अब मेरा समय है। सौरभ ने प्रिया को रोकने के बाद नीचे लिटाया, लेकिन उसके होठ फड़फड़ा रहे थे, जैसे वो किसी और भाषा में कुछ बुदबुदा रही हो। आदित्य छिपकर अपनी मम्मी की बातों को रिकॉर्ड करने लगा। अगले दिन जब उसने रिकॉर्डिंग चलाई, उसमें एक गहरी आवाज सुनाई दी, किसी मर्द की, और बेहद डरावनी, तू भी मेरी तरह बंधेगा, दरवाजा सबको चाहिए। यह सुनते ही आदित्य डर के मारे रोने लगा। उन्होंने तुरंत वह रिकॉर्डिंग सौरभ को दिखाई। सौरभ ने अब तय कर लिया था, वो इस दरवाजे की सच्चाई पता लगाएगा। अगले दिन वो कस्बे के मंदिर में गया और पुजारी से हवेली का जिक्र किया। पुजारी ने उसका चेहरा देखते ही कहा, तुमने दरवाजा देखा? सौरभ ने सिर हिलाया। पुजारी ने लंबी सांस लेकर कहा, वो कमरा एक बांध है, किसी आत्मा को वहां कैद किया गया था। वो आत्मा अब जाग रही है, जो दरवाजे को देख ले उसे वो धीरे धीरे बुलाने लगती है। पुजारी ने उसे एक तावीज दिया और कहा, अगर किसी ने भी दरवाजा खोल दिया, कोई वापस नहीं आएगा। जब सौरभ घर पहुंचा तो देखा प्रिया गायब थी। ऊपर की सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाज आ रही थी, धीमी लेकिन लगातार। और दरवाजा अब आधा खुला था। दरवाजा अब हवा में हिल रहा था, उसकी जंजीर जमीन पर टूटी हुई पड़ी थी। सौरभ ने जैसे ही ऊपर पहुंचा, एक ठंडी हवा का झोंका पूरे शरीर में दौड़ गया। कमरे का दरवाजा अंदर से पूरी तरह खुल चुका था, लेकिन भीतर सिर्फ अंधेरा था, घना, भारी, सांस जैसा। प्रिया! सौरभ चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी एक धीमी सी फुसफुसाहट आई, वो अब तुम्हारी नहीं रही। और सौरभ को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर का तापमान गिरता जा रहा है। अचानक किसी चीज ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन जब वो पलटा, वहां कुछ नहीं था।
कमरे में घुसते ही सौरभ की आंखें धुंधलाने लगीं, जमीन घूमती लगी और उसने देखा प्रिया कोने में बैठी थी। उसकी आंखें काली हो चुकी थी और होंठ फटे हुए थे। उसके चारों ओर लाल रंग का गोला बना था, जैसे किसी ने किसी रिवाज में खून से आकृति बनाई हो। प्रिया फुसफुसा रही थी, अब मैं नहीं हूं, अब वो है। और तभी कमरे के कोने से एक परछाई उठी, लंबी, बिना चेहरा और सीधी सौरभ की ओर बढ़ने लगी। सौरभ चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज कमरे से बाहर नहीं निकली। और फिर कमरे का दरवाजा अपने आप फिर से बंद हो गया। धड़ाम। दरवाजा बंद हो चुका था, लेकिन भीतर कुछ बदल गया था। सौरभ धीरे धीरे आंखें खोल रहा था, लेकिन अब वो उस कमरे में अकेला नहीं था। चारों तरफ दीवारों पर अजीब प्रतीक उभरे हुए थे, जैसे किसी तंत्र या राक्षसी भाषा में लिखे गए हों। हवा में एक भारीपन था, हर सांस में जैसे कोई और सांस ले रहा हो। तभी एक औरत की झलक दिखाई दी, उसी सफेद साड़ी में, लंबे बाल, लेकिन चेहरा धुंधला। वो कमरे के बीच खड़ी थी और उसकी आंखें सीधी सौरभ को देख रही थी। तुमने दरवाजा खोला, अब तुम हमारे हो। उसकी आवाज में जैसे 100 आत्माओं की सिसकी हो। प्रिया को सौरभ ने ढूंढा, लेकिन वो वहां नहीं थी, जैसे कमरे ने उसे निगल लिया हो। दरवाजा बाहर से खुलने की कोशिश कर रहा था। आदित्य और पड़ोसी चाचा दरवाजे को खटखटा रहे थे। सौरभ ने चिल्लाकर कहा, मुझे बाहर निकालो, लेकिन उनकी कोई आवाज अंदर नहीं आ रही थी। तभी सौरभ की नजर जमीन पर गई। वहां लिखा था, जो अंदर आ गया वो बदलता है। और एक तेज चीख गूंजी, कमरे की दीवारें कांप उठीं और परछाई अब उसके बिल्कुल पास थी। बाहर से दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, लेकिन जब आदित्य और चाचा अंदर गए, वहां कोई नहीं था। पूरा कमरा खाली था। दीवारें अब साफ थीं और जमीन सूखी, लेकिन फर्श के बीचों बीच खून में लथपथ एक हाथ पड़ा था, सौरभ का। आदित्य जोर जोर से चिल्लाया, पापा पापा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी प्रिया प्रकट हुई, बिल्कुल शांत, बिल्कुल भाव शून्य। उसकी आंखें अब भी काली थीं, लेकिन उसका चेहरा शांत था। उसने कहा, वो अब उसी के साथ है। सौरभ अब यहाँ नहीं रहेगा। दरवाजा अब तृप्त है। चाचा ने प्रिया का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन उसकी हथेली बर्फ जैसी ठंडी थी। और तभी उसने कहा, मत छुआ, वरना तुम भी बदल जाओगे। सबको अब समझ में आ चुका था कि प्रिया अब वही नहीं रही, कुछ और बन चुकी है। उसी रात आदित्य की नींद में चीखें गूंजने लगीं। हर घंटे एक नई, और उसके खिलौने अपने आप हिलने लगे। आदित्य ने अपनी ड्राइंग बुक में एक नया चित्र बनाया, एक काले चेहरे वाली औरत जिसके 4 हाथ थे, और वो सौरभ को अपनी छाती में समा रही थी। वो बोला, ये मेरी नई मम्मी है। और उस ड्राइंग में खून के छींटे थे। अब हवेली में हर रात खामोशी की जगह भय ने ले ली थी। दीवारों पर फिर से वही प्रतीक उभरने लगे थे, जो पहले दिन सौरभ ने देखे थे, लेकिन अब वो चमक रहे थे लाल रोशनी में। चाचा ने गांव के एक तांत्रिक को बुलाया, बाबा रुद्र। बाबा ने हवेली में कदम रखते ही माथा पकड़ लिया और कहा, ये स्थान अब मनुष्यों का नहीं रहा। दरवाजा खुल चुका है और जो आत्मा भीतर थी वो अब बाहर है। आदित्य को देखकर बाबा कांपने लगे। उन्होंने कहा, ये बच्चा अब उस आत्मा का वाहन बन चुका है। प्रिया ने हंसते हुए कहा, अब ये घर मेरा है और तुम सब बस किराएदार। बाबा ने एक यंत्र जमीन पर रखा और हवन शुरू किया, लेकिन जैसे ही मंत्रोच्चार तेज हुआ, पूरे कमरे में चीजें उड़ने लगीं। कुर्सियां, किताबें, कांच सब हवा में उठने लगे। एक अदृश्य शक्ति सबको पीछे धकेलने लगी। प्रिया की आंखों से खून बहने लगा और वो जमीन पर गिरकर चिल्लाई, रुको। लेकिन बाबा का यंत्र टूट गया और वो बोले, अब देर हो चुकी है, अब दरवाजा बंद नहीं होगा, क्योंकि अब वो घर के भीतर है। बाबा ने आदित्य को उठाया और कहा, हमें इसे ले जाना होगा, वरना ये भी खत्म हो जाएगा। लेकिन आदित्य ने बाबा को देखते ही गले से कुछ अजीब सी आवाज निकाली, मानव नहीं, जैसे जानवर की गुर्राहट। उसकी आंखें अब लाल थीं। मैं नहीं जाऊंगा, यही मेरा घर है, उसने कहा, और उसके पीछे से वही सफेद साड़ी वाली आत्मा प्रकट हुई। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था, विकृत, आधा जला हुआ और आंखें फटी हुई। बाबा पीछे हटे, लेकिन आत्मा ने आदित्य के शरीर में प्रवेश किया और अब आदित्य हंसने लगा, एक ऐसी हंसी जो किसी बच्चे की नहीं हो सकती। प्रिया जमीन पर लेटी फूट फूट कर रो रही थी। मैंने दरवाजा नहीं खोला, उसने मुझसे खोला लिया। चाचा डर के मारे बेहोश हो गए। बाबा ने आखिरी उपाय आजमाया, एक काली किताब निकाली जो उन्होंने 30 साल पहले एक श्मशान से ली थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस किताब को खोला, पूरा हवेली का फर्श दरकने लगा और किताब खुद जलने लगी। आत्मा चिल्लाई, कोई मुझे दोबारा नहीं बंद करेगा, मैं अब इस घर की दीवारों में हूं और अब सब मेरे होंगे। और हवेली के हर दरवाजे, हर खिड़की अपने आप बंद हो गई। हवेली अब किसी और की थी। हर दीवार, हर दरवाजा, हर सीढ़ी
सब में वो आत्मा समा चुकी थी। आदित्य अब खेलता नहीं था, वो सिर्फ दीवारों को देखता रहता था और बुदबुदाता था, वो अभी भी देख रही है। प्रिया का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। कभी हंसती, कभी रोती, कभी जमीन पर खुद को मारती। चाचा अब कमरे में बंद रहते, गंगा जल छिड़कते और मंत्र पढ़ते रहते। बाबा रुद्र वापस नहीं आए, उनका अंतिम संदेश था। अब जो अंदर हैं, वो बाहर नहीं जा सकते। आत्मा अब वंश में बह रही है। प्रिया ने एक दिन दीवार पर देखा, उसके खून से लिखा था, माँ मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन उसने ये कभी लिखा ही नहीं। जब रात होती, हवेली में बच्चों की हंसी गूंजती, लेकिन हवेली में कोई बच्चा नहीं था सिवाय आदित्य के। और उसकी आंखों में अब मासूमियत नहीं थी, सिर्फ गहरी नफरत। वो प्रिया को देखता तो उसके चेहरे पर एक घृणास्पद मुस्कान आ जाती। माँ, अब मैं तुझे कभी जाने नहीं दूंगा, उसने कहा, और उसकी आंखों से काली धुआं निकलने लगा। प्रिया ने भागने की कोशिश की। एक रात जब आदित्य सो रहा था, या उसने ऐसा दिखाया, वो घर से बाहर निकली। हवेली के बाहर घना जंगल था, लेकिन उसे बस भागना था। जैसे ही वो सड़क तक पहुंची, एक ट्रक उसकी तरफ आ रहा था। उसने हाथ हिलाया, लेकिन ट्रक रुकने के बजाय सीधे उसकी ओर बढ़ने लगा। प्रिया ने चीखकर पीछे हटना चाहा, लेकिन पैर वहीं जम गए। ट्रक उसके आर पार निकल गया, लेकिन प्रिया को कुछ नहीं हुआ। जैसे ट्रक भूतिया हो। वो पलटी और देखा, आदित्य सामने खड़ा था, आंखों में आंख, और मुस्कुराते हुए बोला, कहा था ना माँ, तू कहीं नहीं जा सकती, ये दुनिया तुझसे दूर जा चुकी है। उसके पीछे हवेली अपने आप खड़ी थी, जैसे उसने अपनी जगह बदली हो। प्रिया को अब यकीन हो गया कि वो दुनिया छोड़ चुकी है और अब एक नए संसार में है, जहाँ नियम आत्माओं के हैं। हवेली अब हड्डियों से बनी लग रही थी और उसकी दीवारों में इंसानी चेहरे उभरने लगे थे। सौरभ का चेहरा भी एक कोने में मुस्कुरा रहा था और उसके होंठ हिल रहे थे। अब तुम भी हमारे साथ हो। हवेली के बीचों बीच एक नया कमरा बन चुका था, वो कमरा जो पहले नहीं था। आदित्य हर रात उस कमरे में जाता और अंदर से चीखें आती, कभी बच्चे की, कभी औरत की, कभी किसी बूढ़े की। लेकिन सुबह सब सामान्य दिखता। प्रिया अब हर पल डरी रहती। दीवारों से खून रिसता, खिड़कियों से आवाजें आती, और उसकी परछाई अब उसकी नकल नहीं करती थी, वो अलग चलती थी। एक रात उसने खुद को शीशे में देखा, लेकिन वो चेहरा उसका नहीं था। वही आत्मा, सफेद साड़ी, जली त्वचा, फटी आंखें, और उसने कहा, अब तू मैं है। प्रिया ने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोई अदृश्य शक्ति उसे बचा लेती। वो मर नहीं सकती थी, क्योंकि अब वो आत्मा का हिस्सा बन चुकी थी। और आदित्य, वो अब घर के हर कमरे में एक अलग रूप में दिखता। कभी बच्चा, कभी बूढ़ा, कभी तांत्रिक, कभी सौरभ। प्रिया की चीखें अब हवेली की दीवारों में गूंजती, लेकिन बाहर की दुनिया को कुछ सुनाई नहीं देता, क्योंकि वो हवेली अब असल दुनिया में नहीं थी। वो अब उस दुनिया में थी जहां से कोई वापस नहीं आता। आखिरी कोशिश के तौर पर प्रिया ने वही कमरा खोला जिसमें आदित्य हर रात जाता था। दरवाजा खोलते ही उसके सामने एक अंधकारपूर्ण सुरंग थी जो सीढ़ियों से नीचे जाती थी। हर सीढ़ी पर एक नाम लिखा था, जैसे किसी के मरने की लिस्ट। राहुल, निधि, हर्ष, सौरभ और सबसे नीचे प्रिया। वो कांपते हुए नीचे उतरी। सुरंग के अंत में एक पत्थर की मेज पर आदित्य लेटा था, आंखें बंद, और एक साया उसके ऊपर मंडरा रहा था। आत्मा ने कहा, अब उसे पूर्ण बनना है। उसके अंदर मेरी आत्मा है, लेकिन शरीर अधूरा है, तुझे बलिदान देना होगा। प्रिया ने अपनी कलाई से खून बहाया और बोली, अगर ये मेरा खून चाहिए तो ले ले, लेकिन मेरा बच्चा वापस दे दे। आत्मा हंसी, बच्चा अब वो तेरा नहीं, वो मेरा वंशज है। तभी आदित्य ने आंखें खोली और पूरी तरह काली थीं। वो उठकर खड़ा हुआ और बोला, माँ, मैं अब तुझे नहीं पहचानता। और अंधकार ने उसे पूरी तरह निगल लिया। प्रिया वहीं पत्थर पर बैठ गई। उसका खून जमीन में बह रहा था और अंधेरा धीरे धीरे कमरे को निगलने लगा। सुरंग के दीवारों से अब असली चीखें आने लगी, जैसे हर आत्मा जो कभी उस हवेली में फंसी थी अब जाग रही हो। आदित्य ने एक बार फिर प्रिया की आंखों में देखा, लेकिन अब वो उसका बेटा नहीं था। उसकी आवाज बदली हुई थी, गहरी, फटी हुई, जैसे किसी और आत्मा की। तेरे खून से मुझे नई शक्ति मिली है। अब यह हवेली मेरी नहीं, मेरी संतानों की है, और तू मेरा पहला बलिदान। तभी दीवारों से निकलकर सैकड़ों काली परछाइयां आईं और प्रिया के चारों ओर घूमने लगी। उसका शरीर हवा में उठ गया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ लिया हो। प्रिया ने जोर से चीखा, मुझे मेरा बच्चा वापस दे दो। लेकिन उस हवेली में अब कोई नहीं सुनता था। तभी एक जोरदार धमाके के साथ सब कुछ शांत हो गया और एक नई आत्मा हवेली में बंद हो गई। उसका नाम प्रिया। कुछ महीने बीत गए। शहर के लोग कहते हैं कि वह हवेली फिर से वैसी ही दिखने लगी है, पुरानी, बंद।
लेकिन भीतर से कभी कभी लाइट जलती है। एक दिन एक नई फैमिली शहर से आई। उन्होंने उस हवेली को देखा और एजेंट ने कहा, बहुत सस्ता सौदा है, थोड़ी मरम्मत की जरूरत है, लेकिन अंदर का स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है। पति पत्नी ने अंदर देखा, बड़े कमरे, लकड़ी की सीढ़ियां, पिछला बाग और बच्चों के खेलने का कमरा। उनकी छोटी बेटी दौड़ते हुए ऊपर गई और चिल्लाई, मम्मी, यहाँ तो पहले से ही कोई बच्चा है। माँ ऊपर भागी और देखा, कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर खून से लिखा था, आदित्य अब अकेला नहीं है। उस रात उन्होंने वहीं रुकने का फैसला किया। रात के ठीक 3 बजे घर की सारी खिड़कियां खुद ब खुद खुल गईं और हवाओं में एक जानी पहचानी आवाज गूंजने लगी, माँ। नई फैमिली को समझ नहीं आया कि वो कहाँ फंस गए हैं। हर रात उनकी बेटी अजीब नामों से बात करती। प्रिया आंटी कहती हैं, मैं अच्छी बच्ची हूँ, या आदित्य मुझसे बहुत प्यार करता है। एक दिन उस बच्ची ने कहा, आज रात मुझे पार्टी में बुलाया गया है, वो सब मुझे खाने के लिए बुला रहे हैं। माँ ने डरते हुए पूछा, कौन बुला रहा है? बच्ची मुस्कुराई, हवेली के बच्चे। उसी रात उस बच्ची का गायब हो जाना शुरू हो गया। पहले उसका चेहरा धुंधला दिखने लगा, फिर आवाजें बंद हो गईं और एक सुबह वो बस नहीं थी, सिर्फ उसके कमरे की दीवार पर लिखा था, अब वो भी हमारे साथ है। माँ बाप ने पुलिस में रिपोर्ट की, लेकिन जब पुलिस हवेली पहुंची तो हवेली वहां थी ही नहीं। मैदान में सिर्फ राख थी और बीच में एक टूटी हुई नेम प्लेट, हवेली नंबर 3 है। आप जब अगली बार किसी पुरानी हवेली के पास से गुजरें और उसकी खिड़की से आपको कोई बच्चा झांकता दिखे तो रुकिए मत, क्योंकि ये हो सकता है आदित्य, वो जो अब इंसान नहीं रहा लेकिन दिखता वैसा ही है। वो जो आपको अपनी हवेली में बुलाएगा, खिलौनों से, हंसी से और एक प्यारी मासूमियत से। लेकिन याद रखना, वहां से कोई नहीं लौटता, क्योंकि हवेली अब भटकती है, शहर दर शहर, गांव दर गांव, अपनी अगली आत्मा ढूंढते हुए। और अगली बार शायद आप हों। अगर आपको ये कहानी डरावनी, दिलचस्प और रहस्यमयी लगी तो जरूर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें वीडियो को, कमेंट में बताएं कि आपको सबसे डरावना हिस्सा कौन सा लगा। शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ, क्योंकि अगली कहानी में शायद आपकी ही हवेली हो।